बारिश में गरीब बहू की पहली रसोई। श्याम सुंदर, तुमने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारे घर की अमानत हुई। हरगोविंद, हम दोनों सालों से दोस्त हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त की बेटी मेरे घर की बहू बनी है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। जा मेरी बेटी, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। ऐसा कहकर गरीब हरगोविंद अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर देता है। एक बेटी जो सालों तक अपने पिता के आंखों के सामने पली बड़ी होती है, कहाँ आसान होता है अपने उस कलेजे के टुकड़े को किसी और के घर विदा करना। थोड़ी देर में अनुराधा अपने ससुराल आ जाती है। अरे भगवान, बार बार घर के बाहर क्यों झांक रही हो? बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश कराओ। अजी कराती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले जरा दहेज का सामान तो आ जाए। तुम जरा इधर आना। सुमित्रा जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा दोस्त हरिगोविंद बहुत गरीब था। भला वो कहाँ से दहेज देता? जब तुम्हारे गरीब दोस्त से दहेज नहीं दिया गया तो अपनी गरीब बेटी का बोझ हमारे कंधे पर क्यों डाल दिया? अरे एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, ये क्या किसी दहेज से कम है? हम खुद भी तो एक बेटी के बाप हैं। दहेज न मिलने के कारण सुमित्रा गैर मन से दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। जी माँ जी। बड़ी बहू, जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। सुमित्रा इशारों में ज्योति को कुछ कहती है, जिसके बाद ज्योति अनुराधा को घर के एक कच्चे कमरे में ले आती है। उस कमरे की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। कमरे का ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा था। जेठानी जी, ये कमरा तो बहुत ही गंदा है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? और यहाँ तो सोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या अब हम तुझे मखमल का बिस्तर दें? तू किसी महलों से उठकर तो आई नहीं है जो यहाँ ठाट बाट खोज रही है। ये तो तेरे ससुर जी के कारण तू इस घर की बहू बन गई, वरना मैं तो तुम जैसे गए गुजरे गरीब लोगों से कभी रिश्ता नहीं जोड़ती। अगर तेरे बाप ने दहेज दिया होता तो तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ता। सोचा था कि मेरी छोटी बहू अपने साथ जो दहेज लेकर आएगी उससे एक दो और पक्का कमरा बन जाएगा। अब तेरी यही औकात है। चल बड़ी बहू। अपनी सास का ये रवैया ज्योति को बहुत बुरा लगता है। पूरा परिवार अपने पक्के कमरों में आराम से सो जाते हैं। इस कमरे में तो सोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इस चटाई पर ही सो जाती हूँ। बेचारी गरीब बहू चटाई बिछा कर सो जाती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कमरे की छत कच्ची और पुरानी होने के कारण टपकने लगती है। इतनी जोर से बारिश हो रही है, कमरे की छत भी टपक रही है। अब क्या करूं? बहू कमरे की छत को टपकता देखकर एक बर्तन वहां लगा देती है, मगर लगातार बारिश के कारण छत जगह जगह से टपकने लगती है। बेचारी बहू सारी रात कमरे में बरसात के पानी को बाहर फेंकती है और सुबह के 4 बजे बारिश बंद हो जाती है। भगवान का शुक्र है, बारिश थम गई। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। अनुराधा सोने जा ही रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। नहीं भाभी, ओ नहीं भाभी, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। बस आई ननद जी। बहू जल्दी से नहा धोकर अपनी सास के पास आती है। आओ आओ मेरी गरीब बहू, जैसा कि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में अच्छा खाना बनाना है। मेरी बेटी को पुलाव पसंद है तो उसके लिए पुलाव बना देना, और मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और छोले बनाना, और अपने ससुर जी के लिए सादी रोटियां बनाना, और हाँ, मीठे में खीर और बेसन का हलवा जरूर बनाना। जी ठीक है माँ जी। अरे ओ मेरी गरीब बहू, किचन में कहाँ चली जा रही है? अपनी पहली रसोई का सारा खाना तुझे आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। और वैसे भी गैस चूल्हे पर खाना बनाने की तुझ गरीब की औकात भी नहीं है, क्योंकि अपने मायके में तो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती होगी। खड़ूस सुमित्रा बेचारी बहू को उसकी गरीबी का ताना मारती है। अनुराधा आंखों में आंसू लिए आंगन में आकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। तभी अचानक आसमान में बरसाती घटाएं फिर घिर जाती हैं और जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, लकड़ियां भी गीली हो रही हैं। इतनी बारिश में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? बारिश को देखकर बेचारी गरीब बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आंगन में बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊं? मम्मी, अपने मायके में तो मेरी गरीब भाभी ऐसे ही बारिश में भीग भीग कर खाना बनाती होंगी, मगर यहाँ देखो बारिश की 2 बूंद पड़ते ही कैसे नखरे कर रही हैं।
कान खोलकर सुन ले मेरी गरीब बहू, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म इस आंगन में ही पूरी करनी है। फिर चाहे बारिश आए, तूफान आए या फिर बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, अगर तुझसे नहीं होता तो चली जाना अपनी गरीब बाप के घर। पिताजी ने इतनी मुश्किल से मेरी शादी की है, मैं उन पर बोझ नहीं बन सकती। ये कहकर बेचारी बहू बारिश में भीग भीग कर पहली रसोई का खाना बनाती है। बारिश के तेज होने के कारण बार बार चूल्हा बुझ जाता है, मगर अनुराधा अपने मायके का स्वाभिमान बचाते हुए चूल्हे के चारों तरफ एक फटा पुराना तिरपाल बांधकर खाना बनाती है, जिसमें बारिश की बूंद कढ़ाई के गर्मा गर्म तेल में पड़ते ही उसके छींटे उस गरीब बहू के हाथ पैरों पर पड़ जाते हैं। माँ, मेरा शरीर, कुछ भी हो जाए मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं इस बारिश में ही अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके रहूंगी। अनुराधा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सभी को परोसती है। वारी मेरी गरीब बहू, खाना तो तूने बड़ा ही लजीज बनाया है। हाँ, खास करके खीर तो सबसे स्वादिष्ट बनी है। लगता है ये बारिश का एक्सपीरियंस है माँ। लगातार बारिश में भीगकर खाना बनाने के कारण अनुराधा ठंड से ठिठुरने लगती है। देवरानी जी, तुम तो पूरी तरह से बारिश में भीग गई हो, जाकर कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। धीरे धीरे सुमित्रा जानबूझकर अनुराधा पर जुल्म ढाने के लिए उससे चूल्हे पर ही खाना बनाती। लगातार मानसून के कारण बारिश रोज उस गरीब बहू पर कहर बनकर टूटती। मम्मी देखो ना कितनी बारिश हो रही है, ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे और पकौड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तेरी गरीब भाभी है ना अनुराधा। अरे ओ अनुराधा, चल जल्दी से जाकर हमारे लिए चाय और समोसे बना, और हाँ पकौड़े भी। माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बाहर कितनी तेज तूफानी बारिश हो रही है, ऐसे में चूल्हे पर ये सब नहीं बनेगा। तुझे मैं इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बहू बनाकर नहीं लाई, जो कहा है बनाकर ला। हर बार की तरह इस बार भी बेचारी गरीब बहू बरसात में आंगन में आकर अपनी सास ननद की कही गई फरमाइश में लग जाती है। हर पल के साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे बारिश का पानी आंगन में भरने लगता है और आंगन की मिट्टी गलने लगती है। बारिश का पानी तो पूरे आंगन में भरता ही जा रहा है। मुझे इस चूल्हे को ईंट पर रखना होगा वरना मिट्टी का चूल्हा टूट ना जाए। अनुराधा ईंट रखकर चूल्हा ऊंचा कर देती है और गर्मा गर्म समोसे पकौड़ी बनाकर सुमित्रा को परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आजा निम्मी बेटी, बड़ी बहू, समोसे खाते हैं। थोड़ी देर बाद, मम्मी मुझे और समोसे खाना है। तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ, क्या पता कहीं वो गरीब चोरी छिपे समोसे पकौड़े खा ना रही हो। ये कहकर सुमित्रा आंगन में आ जाती है, मगर मिट्टी के बिछलाव पर फिसल कर गिर जाती है और तभी कुछ जोंक उसके पैर में चिपक जाते हैं। माँ मर गई रे मर गई, अरे कोई बचाओ। हे भगवान, ये आंगन में जोंक कहाँ से आ गए? मुझे माँ जी को बचाना होगा। अनुराधा अपनी जान की परवाह ना करते हुए भाग कर आती और जैसे तैसे जोंक से अपनी सास को बचाती है, मगर इस बीच जोंक उसका बुरी तरह खून चूस कर जख्मी कर देते हैं। माँ जी, चलिए माँ जी। अनुराधा सुमित्रा को घर में लेकर आती है, पर जोंक अनुराधा के शरीर का खून चूस लेती है। फिर अनुराधा वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद कुछ टाइम बाद अनुराधा को होश आता है। अपनी बहू को अपनी जान बचाने पर सुमित्रा अपनी करनी पर पछताते हुए रोते हुए कहती है, अनुराधा बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, मगर आज तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। तू मेरी बहू नहीं, आज से मेरी बेटी है। ये कहकर सुमित्रा अपनी गरीब बहू को गले लगा लेती है। ये देखकर श्याम सुंदर और ज्योति अनुराधा के लिए बहुत खुश होते हैं। माँ जी, मैं गार्डन से फूल तोड़कर ले आई हूँ, ये लीजिए। आप मंदिर जा रही थी, वहाँ भगवान को चढ़ा दीजिएगा। तू कितनी समझदार है बहू, हमेशा छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती है। लेकिन एक वो है जो अभी तक अपने कमरे में सो रही है, उसे तो इतना भी नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। गुंजन और शिवन्या की शादी को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, जिसमें गुंजन ने अपने ससुराल में आते ही सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। जबकि गुंजन गरीब परिवार और सांवली रंगत की थी, तो वहीं शिवन्या अमीर परिवार और बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा घमंड था। वो सुबह सबसे बाद में उठा करती थी। ओहो, सुबह के 11 बज गए हैं, अभी तक इन्होंने मुझे नाश्ते के लिए भी उठाया नहीं। पता नहीं कहाँ मैं इन बेचारों के बीच में आकर फंस गई हूँ। शिवन्या उठकर फ्रेश होती है और उसके बाद बाहर आती है, जिसके बाद वो अपनी देवरानी से कहती है, अरे देखो तो सही, कामचोर बैठी है, मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाकर ले आओ। और हाँ सुन, ध्यान रहे ज्यादा अनहेल्दी खाना ना हो। लेकिन जेठानी जी, माँ जी के कहने पर मैंने आज कढ़ी चावल बनाए हैं,
वही ला दूं अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो? तुम जैसों का कुछ नहीं हो सकता, गरीब हो, गरीब जैसा ही खाना खाओगे। मैं अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। शिवन्या ऐसा कहकर अपना फोन उठाती है और तुरंत ही अपने लिए नाश्ता सैलेड ऑर्डर कर देती है और आराम से बैठकर वहां खाने लगती है, जिसके बाद में किसी भी काम को वो हाथ नहीं लगाती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी गायत्री भी मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ जाती है। अरे गुंजन बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है अभी तक बड़ी बहू उठी नहीं है। नहीं माँ जी, दीदी तो पहले ही उठ गई थी। अभी मेरे साथ रसोई में काम करवाने के बाद वो अपने कमरे में गई हैं। तू कितनी भोली है, मैं सब जानती हूँ। तुझे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ कि मेरी अमीर घराने की बहू कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। तभी गायत्री जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। शिवन्या, शिवन्या, कहाँ हो तुम? शिवन्या, अरे क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? शिवन्या। गायत्री की आवाज सुनकर शिवन्या कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बिल्कुल गांव वालों की तरह। मैं इसी घर में रहती हूँ, इस घर से बाहर नहीं। आपको इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पास जवाब हमेशा होते हैं। देखो, ये परिवार है और इसमें सारे काम छोटी बहू नहीं बल्कि तुम्हें भी करने होंगे। भूल गई हो क्या? तुम जैसे गरीबों को मेरे पिताजी ने कितना सारा दहेज दिया है और इतने के बाद भी मैं इस घर में नौकरों की तरह काम करूंगी? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ जी? शादी में दहेज देने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने हमें यहाँ रिश्वत दी है। ये तुम्हारे पिताजी की मर्जी थी जो उन्होंने तुम्हारी खुशियों के लिए इतना दहेज दिया। लेकिन गायत्री इतना कहती है कि तभी छत से पानी टपकने लगता है। लेकिन छोड़ो माँ जी, और ये देखो, आपके मकान की छत भी मजबूत नहीं है। बरसात होते ही पानी टपकने लगता है। बोलो अपनी छोटी बहू को, लगा देगी यहाँ बर्तन, नहीं तो पूरा घर गीला हो जाएगा। ऐसा कहकर शिवन्या अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद गायत्री को बहुत बुरा लगता है। बस बहुत हुआ, अब तुम इस घर के एक भी काम नहीं करोगी। गायत्री ऐसा कहकर बरसात में निकल जाती है। जब शाम को वो भीगी हुई वापस आती है तो उसके साथ शेखर भी होता है। अरे पिताजी, आप यहाँ? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी बेटी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। जब तक तुम अपने ससुराल को अपना ससुराल नहीं समझोगी तो ये लोग तुम्हें अपने कैसे लगेंगे? आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे स्टैंडर्ड के बारे में और मेरी शादी इन गरीबों में करवा दी। मैं तो अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। मैंने जो भी किया वो सब सही किया, और अब जो मैं करने वाला हूँ जो और भी सही है। मैंने तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं। अब तुम अपने अकाउंट से एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती जब तक तुम अपने परिवार को, अपने ससुराल को समझ नहीं लेती। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? शेखर उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गायत्री शिवन्या से कहती है, आज से घर के सारे काम छोटी बहू नहीं बल्कि तुम करोगी। और देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, छत से पानी भी टपक रहा है। एक काम करो, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा वहाँ वहाँ घर के बर्तनों को लगा दो ताकि पानी की वजह से पूरा घर गीला ना हो। ये सुनकर शिवन्या को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपनी सास की कही बात को सुनने लगती है। कुछ ही देर में जब शिवन्या इस काम से फ्री होती है तभी अचानक से मौसम को देखकर गायत्री शिवन्या के पास आती है और कहती है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और मौसम भी ठंडा है। अरे बहू, जा जाकर पकौड़े तल कर ले। अरे माँ जी, पहले तो ये बरसात हो रही है और दूसरी चारों तरफ गीला हो रहा है। जरा वहाँ देखो, रसोई घर में भी पानी पानी हो रहा है। चूल्हा जलाना तो बहुत मुश्किल होगा, ऊपर से वहाँ जाने से पहले मैं भीग जाऊंगी। पकौड़े बनाना तो मुझे आता ही नहीं है, मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगी? लगता है बड़ी बहू को मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे पकौड़े अभी खाने हैं, अभी ही खाने हैं। अब वह तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे बनाती हो कैसे नहीं। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। इस बात का शिवन्या को बहुत बुरा लगता है और वो वहीं रोने लगती है। मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? शिवन्या अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखती है और बारिश में बाहर निकलते हुए रसोई घर में पहुंच जाती है, जहां पर पहले ही जगह जगह पानी टपक रहा था और चूल्हा भी गीला था। शायद मुझे पहले आग जलानी होगी। शिवन्या अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है, जिसके चलते वह रसोई में खड़ी हुई बारिश में भीगते हुए रोने लगती है। तभी वहां पर गुंजन आती है और उसे रोता हुआ देखकर कहती है, जेठानी जी, रोने की क्या बात है? मैं आपको पकौड़े बनाना सिखाती हूँ। आज आप पकौड़े जरूर बनाओगी और सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। गुंजन अपनी जेठानी की मदद करती है। पहले वो उसे पकौड़े के लिए बेसन में मसाले और सब्जियां काटना सिखाती है। उसके बाद गीले चूल्हे को किस प्रकार जलाना चाहिए वो उसे ये भी सिखाती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े तलती हैं।
ये लीजिए दीदी, गर्मा गर्म पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए। आप सबसे पहले माँ जी को देकर आओ, उन्हें बहुत खुशी होगी। गुंजन के कहने पर शिवन्या प्लेट में पकौड़े रखकर गायत्री को देने जाती है। गायत्री पकौड़े खाकर बहुत खुश होती है और उसे शगुन भी देती है। उस दिन के बाद से शिवन्या घर के सारे काम अकेले करती। इसी दौरान उसे ये समझ आता है कि उसकी छोटी देवरानी और उसकी सास घर में कितना काम करती हैं। एक दिन वह अपनी सास और देवरानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो गुंजन, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया और माँ जी हमेशा आपको घमंड दिखाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि गरीबी में रहने के बाद भी आप लोग इतनी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो। लेकिन कुछ दिनों में ही मैंने इस घर में बहुत कुछ सीखा है और मुझे अब पता चला है कि घर में रहकर भी आप कितनी मेहनत करते हो। बस यही तो मैं चाहती थी बहू, ये सब तो सिर्फ तुम्हें समझाने का एक जरिया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें समझ आ गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। और जेठानी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तभी वहाँ शेखर भी आता है और शिवन्या को उसके सारे कार्ड्स वापस लौटा देता है और कहता है, अब तुम इनकी हकदार हो, ये अनब्लॉक कर दिए हैं मैंने। शिवन्या उन कार्ड्स को ले लेती है, जिसके बाद वो अपने पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाती है। इसके चलते घर की छत से पानी टपकना बंद हो जाता है और अब वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।